गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी प्रक्षेप्य गति करती हुई वस्तु के क्षैतिज परास का व्यंजक क्या होगा। क्षैतिज परास यानी कि कोई भी वस्तु अपने शुरुआती बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से जब प्रक्षेप्य गति करती है और एक वक्राकार मार्ग या परवलयाकार मार्ग को बनाती हुई उसी क्षैतिज अक्ष के जिस बिंदु पर आकर गिरती है, तो जहाँ से उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम क्षैतिज परास यानी कि r से दर्शाते हैं, जो कि x अक्ष की दिशा में होता है। और y अक्ष की दिशा में हम कहेंगे कोई विस्थापन नहीं होता। क्यों? क्योंकि विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो जब आपकी वस्तु एक ऊंचाई को तय करके किसी पर्टिकुलर बिंदु से वापस नीचे आ जाती है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु भी इसी तल पर था और अंतिम बिंदु भी इसी तल पर है। उस केस में x अक्ष में क्षैतिज परास हुआ, जबकि हम कहेंगे y अक्ष में कोई विस्थापन नहीं हुआ। तो आज हम दूसरा डेरिवेशन करेंगे, व्यंजक ज्ञात करेंगे। किस लिए? प्रक्षेप्य गति करती हुई किसी वस्तु के उड्डयन काल, हमने क्षैतिज परास देख लिया था, आज हम उड्डयन काल के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। अब उड्डयन काल क्या होता है? उड्डयन काल का मतलब होता है जब वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु से चलना शुरू करती है तो अंतिम बिंदु यानी वापस उसे उसी क्षैतिज तल पर आने में जितना भी समय लेती है, वो इस परवलयाकार पाथ को पूरा करने में जितना भी समय लेती है, उसे हम उस प्रक्षेप्य या वस्तु का उड्डयन काल कहते हैं। तो उड्डयन काल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। ठीक है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन इसके लिए हम थ्योरी पार्ट है वो वही लिखेंगे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो प्रक्षेप्य गति करती है, जिसे हमने प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में फेंका है, तब हम जो गति प्रारंभिक गति u को हम दो घटकों में वियोजित करते हैं। पहला घटक x अक्ष की दिशा में क्या कहलाएगा? ux इक्वल टू u cos थीटा। हमने पता है कि क्षैतिज के साथ हमेशा थीटा कोण बनता है, यानी कि क्षैतिज अक्ष पे हमें cos लेना है। ठीक, और ऊर्ध्वाधर घटक जो रहेगा वो uy इक्वल टू u साइन थीटा होता है। ठीक है, इतना आपको थ्योरी में मेंशन करना है। जो आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे उसमें आप लोग ये चीजें लिखेंगे। ठीक है, अब आप डेरिवेशन के स्टेप्स देखिए। हमें केवल उड्डयन काल निकालना है, तो उड्डयन काल में क्षैतिज अक्ष का कोई सेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्षैतिज जो अक्ष है उसमें तो वस्तु चली ही नहीं है। उड्डयन काल का मतलब होता है केवल y अक्ष की दिशा में। देखिए, पहले वो यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ पहुँची, फिर यहाँ, फिर नीचे करती हुई गति वो वापस x अक्ष पर आ गई। यानी कि पूरे उड्डयन काल में उसने सिर्फ किस पर गति की है? y अक्ष की दिशा में गति की है। पहले y अक्ष में उसकी वैल्यू बढ़ती गई और एक टॉप वैल्यू पर आने पर y अक्ष में उसी की वैल्यू कम होती गई। यानी कि उसका जो उड्डयन काल रहा है वो केवल y अक्ष पर ही रहा है। तो y अक्ष में ही उसकी गति हुई है, इसलिए हम उड्डयन काल के लिए केवल क्या लेंगे? ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए। अब हमें पता है कि गति के समीकरण से क्या होगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है? विस्थापन है। विस्थापन किस दिशा में हो रहा है? y दिशा में, तो हम y लिखेंगे। ऊर्ध्वाधर में हम y दिशा ले रहे हैं, इसलिए s यानी विस्थापन। विस्थापन y है। u को हम लिखेंगे uy, t मतलब वही टाइम, उड्डयन काल, और हाफ। यहाँ पर a क्या है? त्वरण है। तो यहाँ पर त्वरण का मतलब कौन सा होगा? जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। क्योंकि हमें पता है कि हमने पहले वस्तु को प्रारंभिक वेग u से फेंका है, जो कि गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत दिशा में था, लेकिन किसी ऊंचाई पर पहुंचकर वस्तु का प्रारंभिक वेग जिस वेग से हमने उसे फेंका था वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो वस्तु वापस गति करती हुई क्षैतिज तल पर आ जाती है। इसलिए हमने गुरुत्वीय त्वरण को क्या लिखेंगे? a को हमने लिखा है g। लेकिन यहाँ पर वस्तु क्या हो रही है? नीचे की तरफ आ रही है, और जब हमने इसे फेंका तो गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट फेंका था, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा था, हमने वस्तु को ऊपर फेंका था। इसलिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा यहाँ पर? -g और t स्क्वायर। अब आपको पता है कि y दिशा में विस्थापन क्या हुआ? 0।
क्यों होगा? अभी मैंने आपको समझाया था कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों ही x दिशा में है, यानी y दिशा में तो वो कुछ चली ही नहीं, ऊपर गई और वापस नीचे आ गई। प्रारंभिक बिंदु भी नीचे था, अंतिम बिंदु भी नीचे था, तो y की दिशा में विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। और uy क्या होगा? u साइन थीटा होगा, ठीक है। और a क्या होगा? -g होगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 0 इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाला टर्म इधर आएगा, तो हाफ gt स्क्वायर इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ से एक t से एक t कैंसिल हो गया। अब आपको क्या निकालना है? ये t जो है वही टाइम ड्यूरेशन है जिसे हम उड्डयन काल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए कि सिंस स्मॉल t इक्वल टू टी, और यहाँ लिखिए कि ये क्या है? उड्डयन काल है, ठीक है। तो हाफ g कैपिटल T इक्वल टू u साइन थीटा, t इक्वल टू u टू का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 2u साइन थीटा अपॉन g यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका उड्डयन काल के लिए व्यंजक हमने निकाला, ठीक। ये सबसे सिंपल डेरिवेशन है। अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे अधिकतम ऊंचाई के लिए, ठीक है। तो अधिकतम ऊंचाई का डेरिवेशन देखेंगे। अगेन आपका तीसरा क्वेश्चन बनेगा, प्रक्षेप्य गति करती हुई वस्तु के अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक। अब इसका भी सिंबल याद रखिए, अधिकतम ऊंचाई को हम कैपिटल H लिखते हैं। अब आप देखिए कि कोई वस्तु है जिसे हमने प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में फेंका है, तो वस्तु परवलयाकार को पूरा करती हुई उसी क्षैतिज तल पर वापस आ जाती है। उस केस में हमें पता है कि जिस वेग से हमने फेंका है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत फेंका है, तो एक टाइम आएगा, एक अधिकतम ऊंचाई वो कवर करेगी, इसी ऊंचाई को हम बोलते हैं h, और यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। और फिर वापस कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो हम पहले क्या लेंगे? थ्योरी पूरी सेम है कि हमने जिस दिशा में फेंका है, तो इस u वेग को हम दो घटकों में वियोजित करेंगे, uy इक्वल टू u साइन थीटा और ux इक्वल टू u कॉस थीटा, क्योंकि क्षैतिज के साथ इसका कोण थीटा है। अब पहले हम कौन सा घटक लेंगे? क्षैतिज घटक। हर बार 2 लेना है, पर हमने केवल उड्डयन काल में एक ही क्यों लिया? क्योंकि उड्डयन काल केवल y एक्सिस पर ही वेरी हो रहा है। तो क्षैतिज दिशा के लिए क्या होगा? क्षैतिज में आपको न्यूटन की पहली समीकरण रखनी है, u प्लस at, ठीक है। तो क्योंकि क्षैतिज दिशा में सिर्फ प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग देखना है हमें, तो हमें पता है कि v, ये जो v है, ठीक है, वो हम यहाँ पर vy कर देंगे और u को हम uy कर देंगे, प्लस a को ay कर देंगे और ये t हो जाएगा, ठीक है। तो vy की वैल्यू क्या होगी? यानी कि अंतिम वेग क्या होगा? यहाँ पर प्रारंभिक वेग तो u था जिसने फेंका था, अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम वेग का मतलब होता है कि जहाँ पर वेग का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। आप खुद किसी पत्थर को उछाल कर देखिए, जैसे ही आप पत्थर को उछालते हैं तो जिस वेलोसिटी से आप उसे फेंकते हैं, जिस वेग से फेंकते हैं, वो तो u कहलाता है, लेकिन किसी अधिकतम ऊंचाई पर जाकर वो रुक जाता है, जहाँ पर v के मान क्या हो जाता है? 0, यानी कि अंतिम वेग 0 हो जाता है। और वो पत्थर जहाँ 0 हो जाएगा उसका वेग वहाँ से वापस कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर vy इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और uy क्या था? uy हमने साइन थीटा रखा था, ठीक है। uy इक्वल टू u साइन थीटा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि आप यहाँ पर ऊर्ध्वाधर लिखिए। हम अभी यहाँ पर y की वैल्यू टर्म ले रहे हैं ना, तो हमें क्या लिखना है? ऊर्ध्वाधर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतम ऊंचाई है वहाँ पर जैसे अधिकतम उड्डयन काल y एक्सिस पर ही वेरी कर रहा था, तो यहाँ पर ऊंचाई भी किस पर वेरी करेगी? ये खड़ी लाइन जो यहाँ से यहाँ तक वो गया, अधिकतम ऊंचाई y अक्ष पर ही होगी, ठीक है। इसलिए x अक्ष यहाँ पर काउंट नहीं होगा, ठीक। तो
यहाँ पर पहले क्षैतिज दिशा के लिए समीकरण 1 रखी हमने, वी वाई यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा हो जाएगा, वी वाई 0 हो जाएगा, और ए वाई क्या होगा, ऊपर फेंका है तो गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत दिशा में फेंका है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींचता है और आप किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हो, इसलिए माइनस जी आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वस्तु भी धीरे धीरे जब आप ऊपर फेंक रहे हो तो उसकी जो वेग में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन वेग का परिवर्तन कैसा है, ऋणात्मक है, वो धीरे धीरे 0 हो रहा है, इसलिए माइनस में नोट किया है। नाउ इस इक्वेशन में मान रखिए तो 0, यू वाई की जगह हम क्या रखेंगे, यू साइन थीटा, ए वाई की जगह माइनस जी टी, तो अब यहाँ पर जी टी यहाँ आ जाएगा यू साइन थीटा, टी की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए u साइन थीटा बाय जी, ये t का मान आ गया। अब हमें क्षैतिज अक्ष की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें अधिकतम ऊंचाई निकालनी है, और ऊंचाई आपको सिर्फ कहाँ मिलेगी, y अक्ष पे, क्योंकि आपको y अक्ष से ही पता चलेगा कि ये 0 से कितना ऊपर गया है। ठीक है, तो अब हम अगेन या पुनः ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो विस्थापन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई की बात आई थी तो हमें पता था कि प्रारंभिक वेग यहाँ पर जो भी u है तो अंतिम वेग यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई पर 0 होगा, इसलिए हमने प्रारंभिक और अंतिम वेग के लिए समीकरण 1 लिया था। अब हमें क्या दिखाना है कि कितना विस्थापन हुआ, क्योंकि विस्थापन ही कहलाएगा h। हमें पता है ना कि y में विस्थापन 0 होता है जनरली, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ आधा ही निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में y से ये कितना ऊपर गई है। 0 वाली कंडीशन थी, यहाँ पर 0 से ये कितना ऊपर गई, यानी कि यहाँ से ये कितनी हाइट इसकी आ रही है, तो इसी हाइट को हम h कहेंगे। इधर मेजर कर लो या इधर मेजर कर लो, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए हम फिर से क्या करेंगे, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समीकरण सेकेंड है, न्यूटन गति की समीकरण दूसरी है। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी h, क्योंकि मुझे तो पता करना है कि y अक्ष में टोटल ऊंचाई कितनी है, अधिकतम ऊंचाई निकालना है, तो y इक्वल टू h, यू वाई इक्वल टू साइन यू साइन थीटा, ठीक है, और ए वाई इक्वल टू माइनस जी। अगेन हम t की जगह जो वैल्यू हमने निकाली वो पुट करेंगे, तो यहाँ पर h इक्वल टू, ये h की वैल्यू यहाँ से हमने रख दी y की जगह h, u साइन थीटा, t का मान हमने यहाँ से रखा u साइन थीटा अपॉन g प्लस हाफ a की जगह माइनस जी, और t की जगह फिर से हमने u साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। h इक्वल टू यू साइन थीटा था तो u स्क्वायर बन जाएगा, और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी हो जाएगा। ठीक है, आप ये देखिए, u का u में मल्टीप्लाई u स्क्वायर, साइन थीटा का साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस जी वन हाफ जी, और यहाँ पर दोनों के हम स्क्वायर ऊपर और नीचे अलग अलग कर लेंगे, तो ये होगा माइनस जी बाय 2, और इसको हम ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे भी इसका स्क्वायर हो जाएगा तो जी स्क्वायर हो जाएगा। अब जी से एक जी कैंसिल हो गया, यानी कि नीचे क्या बचा, इधर जी बचा, इधर 2g बचा, 2g का एलसीएम ले लेंगे, तो h इक्वल टू g और 2g का एलसीएम 2g होगा, g से g कैंसिल हुआ, बचा 2 का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ करेंगे, ये g और 2g का एलसीएम हुआ, तो g 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g से 2g कैंसिल हुआ, फाइनली बचा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से 1u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा गया, तो कितना बचा, 1u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यही मैक्सिमम हाइट के लिए इसका डेरिवेशन है। अब ये 3 मेन डेरिवेशन थे, एक तो हॉरिजॉन्टल रेंज, एक था आपका ये टाइम जो था उड्डयन काल और क्षैतिज परास, और तीसरा है अधिकतम ऊंचाई। ये 3 जो व्यंजक ज्ञात करने वाले थे, अब इन्हीं का उपयोग आप किस में करेंगे, न्यूमेरिकल्स में, जिसमें आपको कोई मान दिया जाएगा कि माना किसी वस्तु को हम 60 डिग्री के कोण से फेंकते हैं तो उसका अधिकतम परास कितना होगा, इस तरीके से वो न्यूमेरिकल आपको देंगे और आपको सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।